गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम सेट्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो सेट्स बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही सिंपल चैप्टर है, तो आराम से इसको ध्यान से समझते चलना है। इसको कैजुअली लेना नहीं है। आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत मजेदार भी है, मजा आएगा करने में। देखिए सबसे पहले सेट्स जो चैप्टर है, सेट्स का मतलब समझते हैं। सेट्स का मतलब होता क्या है? देखिए सेट्स का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, अगर उनको हम कलेक्ट करें तो उसको हम क्या कहते हैं? सेट्स कहते हैं। अब ये वेल डिफाइंड और जो वेल डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझते हैं। वेल डिफाइंड अगर हम कहते हैं वेल डिफाइंड, या फिर कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम कहते हैं टॉप 5 बैट्समैन। टॉप 5 बैट्समैन मतलब कि आपके जो एकदम टॉप रैंक के जो बैट्समैन है, टॉप बैट्समैन है, उसको बताना है। तो ये जो टॉप 5 बैट्समैन है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। अब वेल डिफाइंड क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि टेस्ट मैच में कोई और अच्छा खेलता है, वहां पर क्या है कि किसी की और है। वनडे में कोई और अच्छा खेलता है, टी20 में कोई और अच्छा खेलता है। तो टेस्ट मैच के प्लेयर को हम टी20 के प्लेयर से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कंपेयर कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है कि ये वेल डिफाइंड नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं। टॉप 5 राइटर्स जो लिखते हैं, उनके टॉप 5 राइटर्स अगर बोला जा रहा है, तो ये भी क्या है? ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। अब वेल डिफाइंड क्यों नहीं है? ध्यान से देखिए। कोई नॉवेल अच्छा लिखता है, कोई पोएम्स अच्छे लिखते हैं, कोई मूवी राइटिंग अच्छा लिखता है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड है ना। अब जैसे कि कोई मूवी राइटिंग अच्छा लिखता है और कोई नॉवेल अच्छा लिखता है, तो उनको हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं? उनको हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो अब उनको कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है? वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं वेल डिफाइंड का। अगर हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, वॉवेल्स के कलेक्शन। अब हमें पता है कि मेरे लिए भी जो आपका वॉवेल है वो है ए ई आई ओ यू, आपके लिए भी वही है ए ई आई ओ यू, वो चेंज नहीं होगा। अगर हम कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, पहला 10 नेचुरल नंबर्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेरे लिए भी है नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। आपके लिए भी वो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है वो, तो आपके लिए वो क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। इसलिए जब भी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है, तो आप उसको कह सकते हैं कि वो क्या है? सेट है। इट इज नोन एज सेट। और सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं? सेट को हम कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करेंगे? कर्ली ब्रैकेट से। इसके अंदर मान लेते हैं कुछ एलिमेंट्स है 1 और 2, तो ये क्या हो गया? ये आपका एक सेट हो गया। ये क्या हो गया? सेट हो गया। अब क्या है, आपके सेट्स के भी डिफरेंट टाइप्स है। सेट्स कई टाइप के हैं, तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स को पढ़ते हैं। पहले डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स होता क्या है? तो पहला जो आप लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट कहने का मतलब, एम्प्टी सेट को हम वॉइड सेट भी कहते हैं। वॉइड सेट। एम्प्टी सेट कहने का मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। तो एम्प्टी सेट को हम इस तरीके से भी डिनोट करते हैं। एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, नल सेट भी कहते हैं। तो एम्प्टी सेट को ऐसे भी डिनोट करते हैं, हम ऐसे भी करते हैं डिनोट। इस दो तरीके से हम एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं। ये क्या है? एम्प्टी सेट है, और ये क्या है? नल सेट है। तो इस तरीके से आप डिनोट कर सकते हैं। ये क्या है? ये एम्प्टी सेट है कि नहीं है? एम्प्टी सेट नहीं है। क्या ये एम्प्टी सेट है? नहीं, ये भी एम्प्टी सेट नहीं है। ये एम्प्टी सेट इसलिए नहीं है क्योंकि एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है 5, इसलिए ये एम्प्टी सेट नहीं है। ये भी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है 0, इसलिए ये भी एम्प्टी सेट नहीं है। हाँ, ये एम्प्टी सेट है और ये एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट को आप लोग को इस तरीके से डिनोट करना होता है। इस तरीके से आप डिनोट करेंगे। ठीक है, एम्प्टी सेट ये हो गया। सॉरी, एक होता है फाइनाइट सेट। एक होता है फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होने चाहिए वो फाइनाइट होने चाहिए। फाइनाइट एलिमेंट्स यहां पर लिख देते हैं फाइनाइट। इसके एलिमेंट्स जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? फाइनाइट होने चाहिए। मतलब कि हम एग्जांपल अगर लें तो हम कह सकते हैं फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। अब फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स क्या है? वो तो फाइनाइट ही एलिमेंट है ना, 1 से लेकर 10 तक वो फाइनाइट है, तो इसके लिए उसको हम क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट कहते हैं। तीसरा एक हो गया इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट में क्या होता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। इनफाइनाइट इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। अब इनफाइनाइट एलिमेंट्स कहने का मतलब जैसे हम कह दिए कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर भी तो वेल डिफाइंड है। ठीक है, तो अगर अगर नेचुरल नंबर्स बोला गया है तो अब ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा, ये तो चलता चला जाएगा, इसलिए इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेट हम बोलते हैं। ठीक है, एक होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम यू से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। अब यूनिवर्सल सेट क्या है?
यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें हमारे यूनिवर्स के जितने भी एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट्स कुछ भी है वो सब के सब यूनिवर्सल सेट में आ जाएगा। हमारे यूनिवर्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, नंबर्स, अल्फाबेट्स, जो भी चीज़ें हैं, हम भी आ जाएंगे, लाइट, एयर, हर एक चीज़ इसके अंदर आ जाएगा, फैन, कैमरा, सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। तो ये सब के सब क्या है, यूनिवर्स में जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो सब के सब यूनिवर्सल सेट के अंदर आते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यूनिवर्स से ही बना हुआ है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, एक हो गया आपका सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, अब सिंगलटन सेट क्या है, एक ऐसा सेट जो एक ही एलिमेंट कंटेन करेगा, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर ले हम एग्जांपल, तो एक सेट 1 या फिर 2 ले लीजिए। ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है और वो एलिमेंट क्या है, 2। तो ये क्या है, ये आपका सिंगलटन सेट, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, सिंगलटन सेट। तो ये सब चीजें जो है ये सब आप लोगों को ध्यान से समझना है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स हैं। एक बार बहुत ही आसान होता है, नाम से ही पता चल जाता है, यूनिवर्सल सेट यूनिवर्स से बना हुआ है। सिंगलटन, सिंगल, सिंगल से एक मतलब हो गया, A1 हो गया। फाइनाइट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नाम से ही पता चल जाता है। अब क्या है कि सेट को लिखने के दो फॉर्म्स होते हैं, एक होता है आपका रूस्टर फॉर्म, एक होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म और एक होता है रूस्टर फॉर्म। ये दो अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स हैं एक सेट को लिखने के। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब रूस्टर फॉर्म क्या होता है, रूस्टर फॉर्म होता है कि अगर आपका जो सेट है वो फिगर्स में लिखा गया हो, सेट अगर फिगर्स में लिखा गया हो तो उसको हम कहते हैं रूस्टर फॉर्म, और अगर उसी को हम वर्ड्स में लिख दें, वर्ड्स में, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म। यहां पर क्या होता है, फिगर्स में होता है, फिगर्स होता है, और यहां पर इन वर्ड्स। अगर कोई भी एक सेट दे रखा है उसको फिगर्स में लिखा गया है तो उसको हम सेट बिल्डर रूस्टर फॉर्म कहते हैं। और अगर वर्ड्स में अगर कोई सेट दिया गया है और वो फिगर्स में लिखा गया है तो उसको हम रूस्टर फॉर्म कहते हैं, और अगर वर्ड्स में लिखा गया है तो उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि हम कैसे लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक सेट आपको ए दे रखा है, और इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, ये आपको दे रखा है। तो देखिए यहां पर जो आपके एलिमेंट्स हैं, सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो फिगर्स में है, वो डायरेक्ट नंबर्स दिए गए हैं 1 2 3 4, नंबर्स, अल्फाबेट, डायरेक्ट नेम्स हो, तो वो सब उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फिगर्स कहते हैं। तो ये फिगर्स में दे रखा है, तो जब भी ऐसा फॉर्म आपको देगा ये हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम रूस्टर फॉर्म कहते हैं। अब इसी सेट को हम वर्ड्स में लिख सकते हैं, इसी सेट्स को हम वर्ड्स में लिख सकते हैं, और वर्ड्स में जब हम लिखेंगे तो उसको हम कहेंगे वो भी तो सेट ही होगा लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में होगा। तो इसको अगर हमें लिखना है वर्ड्स में तो हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू, अब यहां पर ध्यान देना है, लिखना है x मैप्स x, क्या लिखना है, x मैप्स x सच दैट, देखिए ये तो हर एक सेट में आप लोग को लिखना ही पड़ेगा x मैप्स x कहने का मतलब इस सेट के अंदर x होगा। अब इस सेट के अंदर x होगा, ये तो समझ में आ गया, चलिए ठीक है, x होगा। अब वो x क्या है, उस x को भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। x मैप्स x हमने लिखने का मतलब कि एक सेट A है, सेट A के अंदर x आएगा। अब वो x क्या है वो भी हमें लिखना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि x क्या है। तो यहाँ पर x क्या है, x है आपके नेचुरल नंबर्स, यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर्स है, तो हम यहाँ लिखेंगे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर हमने लिख दिया x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन अभी ये प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं हुआ, ये अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं हुआ है, क्योंकि जब हम कहेंगे कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो इसके अंदर सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। हमें सारे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 1 से लेकर 4 तक चाहिए। तो यहां पर हम लिख देंगे कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 5, ये हम लिख देंगे। हमने क्या लिख दिया, x मैप्स x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब कि x नेचुरल नंबर है और x की जो वैल्यू होनी चाहिए, जो नेचुरल नंबर होना चाहिए वो 5 से छोटा होना चाहिए। तो कौन कौन सा आएगा, 1 2 3 4, यही तो आएगा, यही तो नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटे हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं x इज लेस देन इज इक्वल टू 4, ये भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x इज लेस देन इज इक्वल टू 4, ये भी इसके अंदर भी क्या हो जाएगा कि या तो 4 के बराबर या तो 4 से छोटा, तो वहां पर भी हो जाएगा 1 2 3 4 आ जाएगा। तो ये क्या है, फिगर्स में है और ये क्या है, वर्ड्स में है। तो जब भी इस टाइप के फॉर्म को हम ऐसे
वर्ड्स में लिखते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। और जब फिगर्स में दिया गया है तो उसको हम क्या कहेंगे, रोस्टर फॉर्म कहेंगे। एक और जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म का ले लेते हैं। यहां पर लिख लेते हैं x मैप्स x, x मैप्स x ये लेते हैं। यहां लिख लेते हैं x बिलोंग्स टू इंटीजर, मान लेते हैं कि x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x इज लेस देन 4, ऐसा कुछ दे रखा है। ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या बोला है, एक सेट B है, बोला है x मैप्स x, मतलब कि इस सेट के अंदर x आएगा और x क्या है, x इंटीजर है, इंटीजर, ठीक है। और बोला है x इज लेस देन 4। अब x इज लेस देन 4 बोला है तो इसको अगर हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ध्यान से देखना है कैसे करेंगे। 4 बोला है मतलब कि 4 से छोटा होना चाहिए, जितने भी इंटीजर्स हैं वो सबके सब। x क्या इंटीजर है और वो क्या है, 4 से छोटा है, तो 4 से छोटा कितने होते हैं, बहुत सारे इंटीजर्स होते हैं, 2 3 4, ये हो गया। यहाँ पर हो जाएगा 1 0, यहाँ पर हो जाएगा -1 -2, ऐसे करके चलता चला जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका फिगर्स में हो गया और ये आपका क्या है, वर्ड्स में दे रखा है। तो यहाँ पर ये -1 -2 -3 -4 ये क्या होगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। ये सभी तो इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है, जिसको हम नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4, ये सब के सब क्या है, इंटीजर है। तो यहाँ पर सबको लिखना पड़ेगा, ये जितने भी इंटीजर्स हैं। अच्छा यहाँ पर 4 से छोटा बोला गया है, क्या बोला है, x इज लेस देन 4, तो यहाँ पर 4 तो आ ही नहीं सकता, इज इक्वल टू 4 बोलता तो हम 4 ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, लेस देन 4, तो 4 हम नहीं ले सकते। तो 3 2 1 ऐसे चलते चलते कहाँ चल जाएगा, इनफाइनाइट, वो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसलिए सेट बी को हम इनफाइनाइट सेट बी बोलेंगे। एक होते हैं इक्वल सेट्स, इसको भी ध्यान देना है। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, अगर दो सेट दिए गए और दोनों सेट के जो एलिमेंट्स है वो एग्जैक्ट सेम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, ध्यान दीजिएगा 4 एलिमेंट अगर सेट, मान लीजिए दो सेट है हमारे पास, सेट ए और सेट बी, तो सेट ए में अगर 4 एलिमेंट्स है तो सेट बी में भी 4 एलिमेंट्स होने चाहिए और एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, एग्जैक्ट वही होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, ए के अंदर है 1 2 3 और बी के अंदर है 3 1 2, तो क्या है, सेट्स क्या होता था, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, तो 1 2 3 तो वेल डिफाइंड है, ठीक है। तो ये क्या है, एक सेट है, सेट ए है, ये क्या है, एक सेट ए है जिसके अंदर के एलिमेंट्स है 1 2 3, ये भी क्या है, एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3। हम एलिमेंट्स को आगे पीछे कर सकते हैं, देखिए कलेक्शन बोला जा रहा है, कलेक्शन, अब कलेक्शन में एलिमेंट्स आगे पीछे तो हो ही सकते हैं ना, उनका जो ऑर्डर है 3 1 2 लिखे हैं तो इससे मतलब नहीं है, ये दोनों क्या है, दोनों सेम सेट है, एलिमेंट्स को हम आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर कोई दो सेट है जिनके एलिमेंट्स एग्जैक्ट सेम है तो ये क्या होते हैं, इक्वल सेट्स होते हैं, इक्वल सेट्स। ये दोनों क्या होते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं a इज इक्वल टू बी, हम यहाँ पर a इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं क्योंकि इनके एलिमेंट्स जो है एग्जैक्ट सेम है। देखिए अब इसके बाद हम पावर सेट पढ़ेंगे। अगर मान लेते कोई एक सेट ए दे रखा है, सेट ए 1 2 3 जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3, सेट ए दे रखा है और सेट ए के जो एलिमेंट्स है 1 2 3 है, आपसे बोला है कि इसका पावर बताना है, और ए का पावर क्या है, तो ध्यान से देखिए पावर ऑफ ए अगर आप लोगों को निकालना है तो पावर ऑफ ए निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टू द पावर n, क्या होता है, टू द पावर n, और n क्या है, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट, मतलब कि ये जो n है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जो भी सेट आपको दे रखा होगा जिसका आपको पावर निकालना है उसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है वही n होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 ही एलिमेंट्स है 1 2 3, तो यहाँ हो जाएगा टू द पावर 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, मतलब कि इस सेट का पावर क्या है, इस सेट का पावर 8 है। अब पावर का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए, इस सेट को हम छोटे छोटे कितने भाग में बांट सकते हैं, छोटे छोटे भाग में कितने बांट सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ अ सेट कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर पावर ऑफ सेट निकल कर कितना आया है, पावर ऑफ सेट 8 निकल कर आया है, इसका मतलब इस सेट को हम 8 छोटे छोटे भागों में बांट सकते हैं, इसको हम ब्रेक कर लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, सबसे पहला किसी भी सेट को अगर हम ब्रेक करते हैं, किसी भी सेट को हम ब्रेक करेंगे तो वहां पर आपका नल सेट तो आएगा ही आएगा, नल सेट होता है हर चीज का छोटा पार्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका नल सेट, यहाँ लिख देते हैं हम, एम्प्टी सेट कह सकते हैं आप, एक एम्प्टी सेट हो गया, और फिर इसको छोटे छोटे भाग में डिवाइड करेंगे तो एक आपका आ जाएगा 1, एक आपका आ जाएगा 2, एक आपका आ जाएगा 3, ये हो गया। फिर दो दो एलिमेंट्स को ले लेते हैं,
1 2। अब ध्यान दीजिएगा कि बहुत लोग कंफ्यूज होकर, जैसे हमने 1 2 लिखा है तो कुछ लोग 1 2 लिखने के बाद फिर से 2 1 भी लिख देंगे। तो 1 2 और दूसरा सेट जो है 2 1 वो दोनों सेम है। एलिमेंट्स आगे पीछे होने से सेट चेंज नहीं हो जाते, वो सेट वही रहेगा। तो इसलिए आप एलिमेंट्स को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन उसको 2 बार नहीं लिख सकते। तो या तो 1 2 लिखिए या तो 2 1 लिखिए, कोई एक बार एक लिखिए। तो 1 2 हो गया, फिर हम यहाँ लिख देंगे 1 3, फिर एक हो जाएगा 2 3। तो कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए। एक और बच गया। एक और कौन सा होता है? खुद अपना वही 1 2 3, ये हो जाएगा आपका। एक ये सेट खुद खुद अपने आप का आता है और एक आपका नल सेट आता है। ये दोनों भूलना ही नहीं है। उसके बाद इसको ब्रेक करके लिखते चले जाना है। ये जो आपके छोटे छोटे सेट्स जो आ गए, जिसको हमने इसको बड़े वाले सेट्स को हमने क्या किया है, इस वाले बड़े वाले सेट ए को ब्रेक किया है, तो ये छोटे छोटे सेट्स बने हैं। तो टोटल 8 सेट्स बने हैं। और इन छोटे छोटे सेट्स को हम क्या कहते हैं? सबसेट्स कहते हैं। हम इसको सबसेट्स भी कहते हैं, सबसेट्स भी कहते हैं। मतलब ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, जो बड़ा वाला सेट है, इसको हम पावर सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर सेट भी कहते हैं, या फिर कुछ बुक में सुपर सेट भी बोलते हैं। पावर सेट या फिर सुपर सेट। और ये जो छोटे छोटे सेट्स हैं, इसको हम सबसेट्स बोलते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं 1 जो है, 1 क्या है? सबसेट है। किसका सबसेट है? ए का। तो ये हम सिंबल डाल देंगे। किसका सिंबल है? ये सबसेट का सिंबल है। 1 इज द सबसेट ऑफ ए। मतलब 1 जो है वो ए से ही बना है। वैसे ही हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं 1 2 इज द सबसेट ऑफ ए। ये हम लिख सकते हैं। एम्प्टी तो हर एक सबसेट का सबसेट होता है। ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई भी सेट दे रखा है और उसका आपको सबसेट निकालना है, तो एम्प्टी सेट जो होता है वो सबका सबसेट होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ए। ये हम लिख सकते हैं। और ये सब भी क्या है? सबसेट। सबको ऐसे हम लिख सकते हैं। ये लास्ट वाला को भी हम लिख सकते हैं इस तरीके से। कैसे लिखेंगे? 1 2 3 इज द सबसेट एंड इक्वल टू ए। क्योंकि ये जो लास्ट वाला है 1 2 3, ये जो लास्ट वाला है, ये क्या है? इसका सबसेट तो है लेकिन इक्वल टू भी है। इक्वल टू भी है, सबसेट तो है लेकिन इक्वल टू भी है, इसलिए यहाँ पर इक्वल टू साइन देना जरूरी है। ये लास्ट वाले के लिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे जितने भी हैं, इसको हम क्या कहते हैं? सबसेट्स कहते हैं, सबसेट। और ऊपर वाला जो होता है उसको हम पावर सेट भी कहते हैं। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग को इसको अच्छे से समझ लेना है। देखिए, सेट्स समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सेट्स के बाद हम रिलेशन एंड फंक्शंस करने वाले हैं। रिलेशन एंड फंक्शंस बहुत ही आसान चैप्टर होता है, लेकिन अगर उस पर ध्यान आप नहीं देते तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि रिलेशन फंक्शंस में चल क्या रहा है। उस क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि उसको सॉल्व कैसे करना है। इसीलिए रिलेशन एंड फंक्शन समझने के पहले आपको सेट्स समझना पड़ेगा। सेट्स समझ में आ जाएगा, फिर हम समझेंगे रिलेशन एंड फंक्शंस होता क्या है। क्योंकि रिलेशन एंड फंक्शंस क्या है, वो जो हम ये जो सबसेट निकाल रहे हैं, इसी तरीके से आपका रिलेशन फंक्शन भी बनेगा। तो सबसे पहले आपको सेट्स अच्छे तरीके से समझना है, फिर हम रिलेशन फंक्शंस को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि रिलेशन फंक्शंस को पढ़ते हैं लेकिन मन लगाकर नहीं पढ़ते। बस ऐसा क्या होता है कि वो क्वेश्चंस आते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है कि हम लिखे क्या, कैसे लिखे, कैसे क्या करें। ये प्रॉब्लम आती है रिलेशन फंक्शन में। हर स्टूडेंट, मैक्सिमम ज़्यादातर हर स्टूडेंट्स के साथ आता है सर, कि क्वेश्चन आएगा तो उसको समझ में आएगा कि हम लिखे क्या। आंसर तो पता रहेगा लेकिन लिखे क्या यहाँ पर, ये चीज होगा। तो सबसे पहले आपको सेट्स बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है। फिर सेट्स से ही हम समझेंगे कि सेट्स में ही एक होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो उससे हम समझेंगे कि रिलेशन फंक्शंस क्या होते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को सेट्स बहुत अच्छे तरीके से समझना है। अब सेट्स में एक आपका टॉपिक है इंटरवल्स। अब इंटरवल्स भी बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि इंटरवल्स होता क्या है, क्योंकि इंटरवल्स आपको हर जगह पर यूज होने वाला है, हर जगह पर इंटरवल्स। तो सबसे पहले आपको हमें समझना पड़ेगा इंटरवल्स क्या होते हैं। इंटरवल्स क्या होते हैं? तो इंटरवल्स 3 टाइप के होते हैं। एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है आपका क्लोज्ड, एक होता है आपका मिक्स्ड। 3 टाइप के इंटरवल आपको पढ़ना है। एक पार्ट पढ़ना है ओपन, एक पढ़ना है क्लोज, एक पढ़ना है मिक्स्ड। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, ओपन इंटरवल को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, लिख देते हैं x बिलोंग्स टू 2,4। अब ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को हम ओपन इंटरवल कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपन इंटरवल। अगर हम यहां लिखते हैं x बिलोंग्स टू 2,4, तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है या बिग ब्रैकेट कह सकते हैं, ये आपको किसको डिनोट कर रहा है? ये क्लोज्ड इंटरवल को डिनोट कर रहा है। और यहां पर हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू 2,4। इसमें क्या है? एक ओपन होगा, एक क्लोज्ड होगा। ये क्लोज्ड इधर भी कर सकते हैं, ये ओपन इधर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ओपन और एक क्लोज्ड होने का मतलब मिक्स होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड इंटरवल कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? मतलब तो समझ रहे हैं?
अब x बिलोंग्स टू 2,4 दे रखा है और यहां पर क्या दे रखा है, ओपन इंटरवल दे रखा है। इसका मतलब ये होता है कि x की जो वैल्यू है वो 2 और 4 के बीच की वैल्यू है कोई भी, मतलब 2 और 4 के बीच में कितने वैल्यूज आते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आते हैं। जो 3 तो आता ही है, चलिए 3 आप लोगों के दिमाग में आएगा, 3 तो आता ही है, लेकिन 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ये सब भी तो इसी के बीच का है। तो 2 और 4 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज है, तो वो जितने भी वैल्यूज हैं 2 और 4 के बीच में वो x के वैल्यूज है। 2 नहीं हो सकता और 4 नहीं हो सकता। ध्यान से देखिएगा, जब भी ओपन इंटरवल की बात कर रहा है और बोला है 2,4, इसका मतलब x की जो वैल्यू होगी वो 2 से हमेशा बड़ी होगी और 4 से हमेशा छोटी होगी। 2 नहीं हो सकती, 4 नहीं हो सकता, तो हम इसको लिख सकते हैं x is greater than 2 and is less than 4, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या है, ओपन इंटरवल का मतलब हो गया कि 2 हमें नहीं लेना है, 4 भी हमें नहीं लेना है, 2 और 4 के बीच के सारे वैल्यूज हमें लेने हैं। अब क्लोज इंटरवल का मतलब हो गया कि 2 हम ले सकते हैं, 4 भी हमें लेना है, 2 और 4 के बीच के सारे वैल्यूज लेने हैं, मतलब 2 भी लेना है, 4 भी लेना है और 2 और 4 के बीच के सारे वैल्यूज लेने हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं x is greater than equal to 2 and is less than is equal to 4, हम ऐसे लिखते हैं। 2 भी हमें लेना है इसलिए हम यहाँ is equal to लगाते हैं, 4 भी हमें लेना है इसलिए यहाँ पर हम is equal to लगाते हैं। अब यहाँ पर हम कैसे लिखते हैं, x is greater than 2 and is less than is equal to 4, हम इस तरीके से लिखते हैं। क्यों, क्योंकि हम 2 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ओपन इंटरवल है। 4 ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्लोज इंटरवल है, तो यहाँ is equal to का आपको साइन डालना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको अगर नंबर लाइन पे डिनोट करना है, इसको अगर हम नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं तो कैसे करेंगे हम नंबर लाइन पे, मान लेते कि यहाँ पर कहीं 2 है, यहाँ पर कहीं 4 है, ये है, तो अब 2 तो हमें लेना नहीं है, 2 हमें अगर नहीं लेना है तो 2 के ऊपर हम क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे। 4 हमें नहीं लेना है तो 4 के ऊपर भी हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे और इसको क्या करेंगे, शेड कर देंगे। इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, शेड कर देंगे। बहुत जगह पर ऐसे भी होता है कि ऐसे भी करते हैं, जैसे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, तो 2 के ऊपर सर्कल बनाया, 4 के ऊपर एक सर्कल बनाया और इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। इसका मतलब ये है 2 को हम नहीं ले सकते, 4 को भी हम नहीं ले सकते, 2 और 4 के बीच के सारे वैल्यूज को हम ले सकते हैं। इसका मतलब ही वही है, बस इसको कॉम्प्लिकेटेड ना हो, एक ही के ऊपर एक ना हो, इसलिए इसको ऊपर कर दिया है। 2 हम नहीं ले सकते, 4 हम नहीं ले सकते, 2 और 4 के बीच के जितने भी वैल्यूज हैं वो हम ले सकते हैं। अब इसको अगर नंबर लाइन पर डिनोट करना है तो कैसे करेंगे, सिंपल, अगर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है तो 2 के ऊपर सर्कल बनाना है और उसको डार्क कर देना है, शेड कर देना है। 4 के ऊपर भी सर्कल बनाना है, उसको शेड कर देना है और इसको ज्वाइन कर देना है, थोड़ा सा डार्क कर देना है। इसका मतलब ये हो गया कि 2 हम ले सकते हैं, 4 को भी हम ले सकते हैं, 2 और 4 के बीच के जितने भी वैल्यूज है उसको भी हमें लेना है। और ऐसे भी है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर सर्कल बनाइए, शेड कर दीजिए, यहाँ पर सर्कल बनाइए, शेड कर दीजिए और इसको ज्वाइन कर दीजिए। 2 हम ले सकते हैं, 4 भी हम ले सकते हैं, 2 और 4 के सारे वैल्यूज हम ले सकते हैं। अब अगर इसको डिनोट करना हो नंबर लाइन पर, सिंपल, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो 2 के ऊपर हमें क्या करना है, एक सर्कल बनाना है, 4 के ऊपर भी सर्कल बनाना है और शेड कर देना है, ऐसे ही कर देना है डार्क। इसका मतलब ये हो गया कि 2 हम नहीं ले सकते, 4 हम ले सकते हैं, 2 और 4 के बीच के सारे वैल्यूज हम ले सकते हैं। जैसे कि 2 हम नहीं ले सकते, लेकिन 2.1 हाँ हम ले सकते हैं, 2.1, क्योंकि 2 के ऊपर सिर्फ सर्कल बनाया है तो 2 हम नहीं ले सकते। 2 से जो जैसे ही बड़ा वैल्यू होगा उसको हमें लेना है। 4 जैसे ही होगा 4 हमें लेना है, 4 से जैसे ही छोटा होगा उसको भी हमें लेना है। इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, तो 2 के ऊपर सर्कल बनाना है, 4 के ऊपर सर्कल बनाकर उसको शेड कर देना है और ऐसे ज्वाइन कर देना है। तो दोनों सेम है, इस तरीके से आप किसी भी एक तरीके से आप डिनोट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये इंटरवल्स का बहुत ज़्यादा रोल है, जब हम आगे चलकर इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे, इनइक्वालिटीज में आपका हमेशा लेस देन इज इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इज इक्वल टू, लेस देन या फिर ग्रेटर देन, वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और उसमें जब हमें ग्राफ बनाना होता है तब भी हम समझेंगे कि ये साइन का वहाँ पर मतलब क्या होता है, क्योंकि जब भी ऐसा होगा, जब हम ग्राफ बनाएंगे सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन दे रखा है तो हमें डॉटेड लाइन करना होता है। जब भी इज इक्वल टू का साइन आएगा तो फिर वहाँ पर हमें वो कंटिन्यूस लाइन करना होगा, डॉटेड लाइन फिर नहीं होगा, वो सीधा लाइन होगा, एक कंटिन्यूस लाइन होगा। तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका रोल है और इंटरवल्स तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो ये चीज़ समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ज़्यादातर हर चैप्टर, मैक्सिमम चैप्टर में ये आपका कभी ना कभी आ ही जाता है, इंटरवल्स आ ही जाते हैं। तो ये है, 3 टाइप के इंटरवल्स है, तीनों याद रखना है। एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज्ड और एक होता है मिक्स्ड। ये हो गया ओपन, ये हो गया क्या, क्लोज्ड, और ये वाला क्या हो गया, मिक्स्ड। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिए, बाकी हम आपका नेक्स्ट क्लास में करेंगे।